नमस्कार दोस्तों। मैं मनीष शर्मा आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौटिल्य विधि पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, कौटिल्य विधि की शानदार प्रस्तुति में मैं भारत का प्रधानमंत्री सीरीज का एपिसोड नंबर 8 आपके सामने आज लाया जा रहा है। कुछ क्लासेस बीच में नहीं आ पाई, उसके पीछे थोड़ी इंटरनेट की वजह थी। हमारा अलीगढ़ स्मार्ट सिटी होता जा रहा है, तो उसके लिए कुछ पेड़ पौधे काटे गए थे, तो यहाँ पर वायर वायर की थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, तो इसलिए अपलोड नहीं हो पाया। चलिए कोई नहीं, अब ये सीरीज लगातार कंटिन्यू तुम्हें मिलेगी। मैं भारत का प्रधानमंत्री। आज हम उस प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से बहुत सी व्यवस्थाएं बदली, समाज में बदलाव आया, जिस व्यक्ति का कार्यकाल मात्र 1 वर्ष का रहा और उसने बहुत सी चीजों में बदलाव भारत में देखने को मिला। वो प्रधानमंत्री हैं आज मैं भारत के प्रधानमंत्री में प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिन्हें हम बड़े प्यार से वीपी सिंह कहते हैं। जिस समय राजीव गांधी सत्ता से हटे, उनकी सरकार जैसे ही सत्ता में से गिरी, तो एक बार दोबारा से सभी संगठन मिलकर एक दल बनाया और फिर दोबारा से पुनः जनता दल आया। लेकिन अब की बार जनता दल की कमान मोरारजी देसाई के हाथ में नहीं थी। अब की बार जनता दल की ओर से 3 व्यक्ति ऐसे थे जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। अगर इन तीनों की बात करें तो आप यहां देख सकते हैं, इन तीनों के चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये 3 व्यक्ति प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, जिसमें एक व्यक्ति आपको दिख रहे हैं जिन्हें भारतीय राजनीति का अतातुर्क कहा जाता है, चंद्रशेखर। एक व्यक्ति जो खुद विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं, और तीसरे व्यक्ति जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये हैं, इनका नाम है देवीलाल, जिन्हें भारतीय राजनीति का ताऊ कहा जाता है और हरियाणा के सीएम भी रहे और वाइस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रहे, देवीलाल। यानी कि इस दौड़ में 3 लोग थे प्राइम मिनिस्टर की। इसमें कांग्रेस की सरकार सत्ता से चली गई थी, जनता दल की सरकार आई और जनता दल में 3 प्रमुख व्यक्ति इस रेस में थे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। कई दिनों तक यही दिक्कतें चलती रहीं पार्टी के अंदर कि किसे प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। वीपी सिंह दावेदार थे नंबर 1 पर, देवीलाल तो दावेदार थे ही नहीं, लेकिन फिर भी उस रेस में दौड़ रहे थे। लेकिन अगर दूसरे नंबर पर कोई कंपटीशन में था तो वो चंद्रशेखर थे। कई दिन तक चली इस समस्या में यह निर्णय नहीं आ पा रहा था कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। उसी समय ध्यान देने की बात यह है कि वीपी सिंह देवीलाल से मिलते हैं और देवीलाल को एक ऑफर दिया जाता है कि देवीलाल, आप जानते हैं आप प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बन सकते, लेकिन आपको मैं वो पद दे सकता हूं कि जिसके आप योग्य हैं और वो तुम्हें मिलना ही चाहिए। आप एक काम करिए, हम तुम्हें वाइस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनाते हैं, भारत के उप प्रधानमंत्री बना देते हैं। बड़ा पद था, बड़ी पोस्ट थी। हालांकि वो अलग बात है कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर का पद मिलता है कि नहीं मिलता। और इन लोगों ने और पूरी जनता दल के लोगों ने, एकमात्र व्यक्ति को छोड़कर, चंद्रशेखर को छोड़कर, सब लोगों ने एक नाटक रचा। नाटक ये रचा कि कल दलीय बैठक होगी, पार्टी की बैठक होगी, उसमें तमाम कार्यकर्ता, पत्रकार और सब लोग उपस्थित होंगे। वो लोग जब उपस्थित होंगे, वो सब लोग जब उपस्थित होंगे वहां पर, तो वहीं पर अनाउंस किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार का, यानी कि प्रधान व्यक्ति का अनाउंसमेंट किया जाएगा कि कौन प्रधानमंत्री होगा। इस बात की तो सबको पता था कि उस दिन जो बैठक होने वाली है उसमें प्रधानमंत्री का नाम अनाउंस किया जाएगा, सबके सामने रखा जाएगा। लेकिन यह किसी को नहीं पता था कि वो प्रधानमंत्री कौन होगा। और चंद्रशेखर ने पूरी उम्मीद बना रखी थी कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। चंद्रशेखर के पीठ पीछे एक ऐसा नाटक बनाया गया, और खास बात तो यह है कि जो नाटक बनाया गया था, उस नाटक का रूपांतरण दूसरे दिन बड़े अच्छे से किया गया। चंद्रशेखर को लग रहा था कि कल जो बैठक होने वाली है उसमें सर्वसम्मति से सब लोगों में एक कंपटीशन होगा और वो तय करेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। इधर देवीलाल, बीपी सिंह और जनता दल के अन्य मेंबर ये बात तय कर चुके थे कि सबको यह लगना चाहिए कि पार्टी के लोग सब मिलकर वहां कंपटीशन करेंगे और नाम लेंगे, और नाम में 3 नाम हो सकते हैं और 3 में से मैं एक हो सकता हूं। लेकिन वास्तव में यह हुआ था कि लोगों ने पहले ही तय कर लिया था कि बीपी सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे। एक नाटक का रूपांतरण होना था अगले दिन, और हुआ वही।
जैसे ही मीटिंग हुई तमाम लोग वहां इकट्ठा हुए, और जैसे ही वहां लोग इकट्ठा हुए तो सबसे पहले देवीलाल खड़े हो जाते हैं। देवीलाल आते हैं और देवीलाल चंद्रशेखर का नाम तक नहीं लेते, और वो अनाउंस कहते हैं कि भारत का नेक्स्ट पीएम कोई होगा तो वो बीपी सिंह होंगे। चंद्रशेखर को छोड़कर जितने भी वहां लोग मौजूद थे उन सबको पता था, बस चंद्रशेखर को पता नहीं था, और सब लोग खड़े होकर तालियां बजाते हैं और बीपी सिंह को शुभकामनाएं देने लग जाते हैं। चंद्रशेखर को क्यों बुरा नहीं लगेगा? आपने उनके साथ धोखा किया है, दगा किया है, आपको कम से कम एक बार सही से देख तो लेना चाहिए था, बात तो करनी चाहिए थी उनसे, पर नहीं किया। हुआ ये, कभी अनाउंस हो चुका था कि प्राइम मिनिस्टर बीपी सिंह होंगे। जब चंद्रशेखर को बोलने का मौका दिया गया उस समय, तो चंद्रशेखर जैसे ही बोलने लगे तो उन्होंने कहा था मैं इस फैसले को स्वीकार नहीं करता, मैं इस फैसले को ही स्वीकार नहीं करूंगा, आज से ही पार्टी से रिजाइन देता हूं। क्या फर्क पड़ रहा था उस समय के लोगों पर? बीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। जैसे ही बीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने तो समस्याएं शुरू होनी थी। जहां देवीलाल इनके बड़े सपोर्टर हुआ करते थे, कुछ समय तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन कुछ दिन बाद बीपी सिंह और देवीलाल दोनों के बीच नफरत पैदा होने लगी। 11 महीने का कार्यकाल था बीपी सिंह का बस। इसके पीछे दिक्कत क्या थी? दिक्कत थी हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए थे और ये हरियाणा से बिलोंग करते थे। इनके एक बेटे थे जिनका नाम था ओम प्रकाश चौटाला, आप जानते होंगे आज भी राजनीति में सक्रिय हैं उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला। यानी कि हरियाणा में इनकी पार्टी इलेक्शन लड़ रही थी, ओम प्रकाश चौटाला भी लड़ रहे थे, और ऐसा माना जा रहा था कि हरियाणा के कई बूथ पर बूथ कैप्चर कर लिए हैं, वोटिंग बूथ, और इनके बेटा का नाम सबसे प्रमुख था। ये धब्बा लग रहा था सरकार पर। ऐसा जाना जा रहा था कि कुछ गोलियों के दम पर, बंदूक के दम पर इनके बेटे को जिताया जा रहा है। कुल मिलाकर जहां इन जिन बूथों पर शक था कि ये कैप्चर हुए हैं, उन्हें कैंसिल कर दिया। इनके बेटे नहीं जीत पाए, कैप्चर कर दिया। फिर उस पर दोबारा इलेक्शन हुआ, और जब दोबारा इलेक्शन हुआ तो ओम प्रकाश चौटाला ने फिर वहां घोटाला किया, और फिर वो घोटाला करने के बाद चौटाला सीएम बन गए। जब ये सीएम बने तो पूरे भारत में हंगामा होने लगा था, चौटाला का घोटाला। कितना बढ़िया लाइन थी, चौटाला का घोटाला। बीपी सिंह को पता चला, क्योंकि बीपी सिंह इसलिए बदनाम हो रहे थे क्योंकि उनके सबसे बड़े सहायक व्यक्ति कौन थे? देवीलाल थे। बात ध्यान से समझने की है। बीपी सिंह को लगा ये सही नहीं है, और बीपी सिंह ने एक निर्णय दिया और वहां की सरकार को बर्खास्त कर दिया, यानी कि आप जो जीत कर आए वो गलत तरीके से जीते हैं, और चौटाला को वहां से रिजाइन दिलवाना पड़ा। सोचकर देखिए, पुत्र सीएम बन रहा था और सीएम नहीं बन पाया, किसकी वजह से? बीपी सिंह की वजह से। फिर हुआ यही, ओम प्रकाश चौटाला दोबारा कहीं से चुनाव लड़े, और जब वो दोबारा से चुनाव लड़े तो वो जीत कर आए और फिर सीएम बने। इन दोनों में यहां से खटास बन गई, यहां तक के जनता दल देवी सिंह ने छोड़ दिया। तो ये तो था थोड़ा सा राजनीतिक प्रभाव, क्या उस समय परिणाम रहे। अब बीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इनके सामने इतनी बड़ी चुनौती शायद किसी प्रधानमंत्री के सामने आई। वो क्या चुनौती है, इसे आप आगे देख सकते हैं। इसी को कहते हैं मंडल आयोग 1979। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप ध्यान से, गौर से और पूरी क्लास जरूर देखेंगे। इसी आयोग को कहते हैं मंडल आयोग 1979। ये मंडल आयोग क्या है, थोड़ा सा इसका इतिहास समझते हैं, देखते हैं। ये जो व्यक्ति तुम्हारे सामने दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है बीपी मंडल। इनका नाम है बीपी मंडल, यानी इन्हें बोलते हैं बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल बीपी मंडल है। इससे पहले थोड़ी बात करें, जब भारत में गवर्नमेंट बनी थी जिनका नाम था मोरारजी देसाई, और ये जो मोरारजी देसाई हुआ करते थे, इन मोरारजी देसाई, ये जो मोरारजी देसाई थे, इन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए एक आयोग का गठन किया था। थोड़ी सी पॉलिटी के बारे में आप जानते हैं तो, पिछड़े वर्ग के लिए एक आयोग का गठन किया था, जिस आयोग का नाम था बीपी मंडल। पिछड़े वर्ग के लिए एक आयोग का गठन किया था। जब इस आयोग का गठन हुआ था तो यहां एक चीज निश्चित की गई थी कि हम देख चुके हैं, पहले एससी को रिजर्वेशन मिल गया था 15%, एसटी को रिजर्वेशन मिल चुका था 7.5%, लेकिन एक कैटेगरी बची हुई थी ओबीसी, इन्हें रिजर्वेशन नहीं मिला था। यानी ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिला था। ओबीसी को रिजर्वेशन के लिए, यानी अदर बैकवर्ड के लिए, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए था, अदर बैकवर्ड कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए।
तो बीपी मंडल आयोग 1979 में आता है और 1980 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। लेकिन 1980 में जो रिपोर्ट दी थी ये लागू हो पाती उससे पहले मोरारजी देसाई की सरकार चली गई। और जैसे ही बीपी सिंह बने तो ये चाहते थे कि जो बीपी मंडल आयोग ने सिफारिश की थी हम उसे लागू करें। और ओबीसी के लिए इसने यहां 27% रिजर्वेशन रखा था। इस आयोग ने सिफारिश की थी कि 27% रिजर्वेशन रखिएगा। 1980 में इंदिरा गांधी आई, 84 में मृत्यु हो गई, 84 में राजीव गांधी आई, उन्होंने भी ये निर्णय लिया। और जब 1989 में बीपी सिंह बने तो इनकी पहली प्राथमिकता थी कि हम मंडल आयोग की सिफारिशों को भारत में लागू करेंगे। एससी और एसटी को रिजर्वेशन पहले ही मिल चुका था सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर सरकारी नौकरियों में और शिक्षण संस्थान में। तो यहां तो कोई दिक्कत भी नहीं थी क्योंकि इन्हें जो रिजर्वेशन मिला था वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 में दिया गया था, जिसके लिए आर्टिकल 15 की डी, 15 की ई जोड़ा गया था और इसके लिए आर्टिकल 16 की क्लॉज क्या जोड़ा गया था, डी जोड़ा गया था। तो ये रिजर्वेशन संवैधानिक था। लेकिन ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिल रहा था ये संविधान में उल्लेख नहीं था, बस एक पार्लियामेंट्री एक्ट बना के मिल रहा था, बीपी मंडल आयोग की सिफारिशों पर लागू किया जा रहा था। इस मंडल आयोग से क्या बदलाव आना था देश में? जो लोग समाज में पिछड़े हुए हैं और शिक्षा में पिछड़े हुए हैं उन्हें सिर्फ सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दिया जाएगा। क्या उस समय के प्रधानमंत्री की सोच सही थी कि अगर ओबीसी को रिजर्वेशन देने से अगर समाज में इतना बड़ा बदलाव आ सकता है तो सोच सही रही होगी? लेकिन क्या वाकई में बदलाव आया? क्या जो पिछड़े हुए लोग थे उन्हें वास्तव में समाज में वो उपस्थिति दर्ज हुई उनकी जिसके लिए रिजर्वेशन दिया गया था? ऐसे बहुत से सवाल मन में बनते हैं। अभी थोड़ा इंतजार करिए, इन सब का आंसर हम देखेंगे। बीपी मंडल आयोग की सिफारिशों पर 1979 में आया था, 1980 में यह हुआ था और बीपी सिंह सरकार ने इस बीपी मंडल आयोग को लागू कर दिया। जैसे इसे लागू किया तो भारत में कुछ ऐसी व्यवस्था तुम्हें देखने को मिलेगी। यहां रिजर्वेशन कुछ ऐसी कैटेगरी में हो गया, एससी को रिजर्वेशन मिला 15%, एसटी को रिजर्वेशन मिला 7.5% क्योंकि पहले से ही था, और ओबीसी को रिजर्वेशन और मिल गया, यानी कितना मिला 27%। तो हम इसे टोटल ऐड करेंगे तो 49.5% रिजर्वेशन भारत में मिल जाता है। इंदिरा साहनी भी केस पढ़ेंगे, वो अगली वीडियो में पीवी नरसिम्हा राव के समय देखने को मिलेगा। जैसे ही ये भारत में बीपी मंडल आयोग लागू हुआ तो कितना भारत बदला? क्या वास्तव में ओबीसी के लोगों में बदलाव देखने को मिला? क्या समाज में बदलाव देखने को मिला? उन लोगों का क्या जो लोग बेशक जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते थे लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे, उनके लिए सरकार ने कुछ सोचा? ऐसे बहुत से अनसुलझे पहलू हैं। लेकिन इसका प्रभाव क्या पड़ा जब मंडल आयोग भारत में लागू हुआ? ये मंडल आयोग की सिफारिशें जब भारत में लागू हुई, यानी ओबीसी को रिजर्वेशन 27% दिया गया, तो वो लोग जो रिजर्वेशन का विरोध कर रहे थे उन्होंने भारत में हंगामा कर दिया। यह हंगामा दिल्ली से शुरू होता है। इतना बड़ा हंगामा हुआ, अगर किसी रिजर्वेशन को या शिक्षा को लेकर हंगामा है तो हिंदुस्तान के इतिहास में इतना बड़ा हंगामा नहीं हुआ। चारों तरफ इसका विरोध करने लगे और इसका सबसे ज्यादा विरोध वो कर रहे थे जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते थे। और इसका इतना विरोध होने लगा, इतना विरोध होने लगा कि तमाम दलों को भी समस्या हो रही थी कि वो इस बिल का विरोध करें या साथ दें। साथ दें तो जनरल कैटेगरी अलग हो रही थी, अगर इसका विरोध करें तो फिर ओबीसी अलग हो रही थी। सबसे बड़ी पार्टी तो बीजेपी थी। बीजेपी 1980 बन चुकी थी, जनता दल में उन्होंने अपनी सहभागिता दिखाई थी। बीजेपी को लग रहा था कि अगर हमने साथ दिया इसका तो हमारी सबसे बड़ी वोट बैंक जनरल है, अगर साथ नहीं दिया तो ओबीसी भी बाहर निकल जाएगी। बीजेपी के सामने चुनौती थी और बीजेपी तो जनता दल में शामिल थी उस समय, जनता पार्टी में। बीजेपी की ओर से सबसे बड़े नेता उस समय अटल लाल कृष्ण आडवाणी चल रहे थे। बीजेपी ने अपना अलग फॉर्मूला निकाला, बोले हम मंडल पर कुछ बोलेंगे ही नहीं, हम मंडल पर नहीं बोलेंगे। और इन्होंने एक बड़ा काम कर दिया। लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ गुजरात से रथ यात्रा शुरू कर दी। और वो रथ यात्रा कहां जा रही है? वो राम रथ यात्रा है। और वो यात्रा जाएगी कहां? अयोध्या। यानी कि भारत के तमाम राज्यों से गुजरती हुई, सब लोगों से मिलती हुई, तमाम हजारों गांवों से गुजरती हुई सोमनाथ मंदिर यानी गुजरात से लेकर अयोध्या तक राम रथ यात्रा होगी।
उसमें बीजेपी के बड़े बड़े लीडर बैठेंगे और वो राम मंदिर की स्थापना के लिए इस आंदोलन को बढ़ाएंगे। अब प्रभाव देखना, बीजेपी इस मंडल आयोग से बिल्कुल अलग हो गई। हाँ, बीजेपी ने इतना जरूर कहा था कि अगर हम पूर्ण रूप से सत्ता में आए तो आर्थिक रूप से रिजर्वेशन दे देंगे, लेकिन इसका विरोध नहीं किया बीजेपी ने। उन्होंने भारतीय राजनीति में एक अलग ही राजनीति शुरू कर दी। वो मंडल की राजनीति नहीं कर रहे थे, वो कमंडल की राजनीति करने लगे। कमंडल का मतलब समझ जाइएगा। ये गुजरात से चले, ये राम रथ यात्रा चलते 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 बिहार पहुंच गई। बिहार में लालू प्रसाद यादव का माहौल था। लालू प्रसाद यादव की सरकार थी। लालू यादव खुद बीपी सिंह के साथ मिले हुए थे, उन्हें समर्थन दिया था। बीपी सिंह के कहने पर लालू प्रसाद यादव ने स्वीकार भी किया है। लालू प्रसाद यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को रोक दिया। जैसे ही रथ यात्रा रुकी, लाल कृष्ण आडवाणी को पकड़ा और गिरफ्तार कर लिया। लाल कृष्ण आडवाणी के गिरफ्तार होने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी थी, बीजेपी जो हुआ करती थी, उसने अपना समर्थन वापस ले लिया। अब जैसे ही समर्थन वापस होगा, बीपी सिंह की सरकार गिरनी ही गिरनी है। लेकिन मैं ये बात तो बताना ही भूल गया कि जब बीपी मंडल आयोग हुआ तो उसका क्या प्रभाव पड़ा। प्रभाव ये पड़ा कि दिल्ली में एक जनरल कैटेगरी का छात्र हुआ करता था, जिसका नाम आप देख सकते हैं, यह है राजीव गोस्वामी। कहानी यहां से शुरू हुई। राजीव गोस्वामी अपने मित्रों के साथ मिलकर इस मंडल आयोग का विरोध कर रहे थे, और इतना विरोध कर रहे थे, इतना विरोध कर रहे थे कि धीरे धीरे यह विरोध आग की लपेटों में लिपटता जा रहा था। राजीव गोस्वामी इतने आगे निकल गए थे, इतने आगे निकल गए थे कि सरकार जब इनकी सुन ही नहीं रही थी तो इन्होंने केरोसिन अपने ऊपर डाला और पूरी बॉडी को आग लगा ली। ये व्यक्ति दिख रहे हैं, पूरी बॉडी को आग लगा ली। यानी इतने छात्रों के बीच एक छात्र आग में झुलस गया। लोगों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन इसकी मृत्यु हो गई। चलो, क्या दिक्कत है, एक व्यक्ति की मृत्यु हुई तो क्या प्रभाव पड़ रहा है? प्रभाव था। ये आग शुरू हुई थी, ये थोड़ी सी चिंगारी थी। भारत के नॉर्थ इंडिया में तमाम, बिहार से लेकर हरियाणा से लेकर उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक, मध्य प्रदेश तक, राजस्थान तक, ये आग ऐसे ही फैली और बहुत से बच्चों ने आत्महत्या की। इस मंडल आयोग को लागू करना बीपी सिंह की मजबूरी थी या एक राजनीतिक दाव था, इसके बारे में बातें करना बड़ा मुश्किल बन जाता है। इस मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने पर बीपी सिंह ने क्या खोया? बीपी सिंह ने सबसे ज्यादा खोया कि उन्हें अपने प्राइम मिनिस्टर का पद खोना पड़ा, क्योंकि बीजेपी यहां से अलग हो गई, और जैसे ही बीजेपी अलग हुई, यहीं से बीजेपी का लीडरशिप भारत में लागू हो गई। और लोगों ने उस समय एक नारा दिया था कि मंडल पर भारी पड़ा कमंडल, मंडल पर भारी पड़ा कमंडल। यानी बीपी सिंह मंडल आयोग लेकर आए थे और कमंडल लेकर बीजेपी के लीडर चल रहे थे। और यहां से बीजेपी जैसे ही जनता पार्टी से अलग हुई, इसके अलग होने के बाद बीपी सिंह को रिजाइन देना पड़ा, त्याग पत्र देना पड़ा। जैसे इन्होंने त्याग पत्र दिया, त्याग पत्र देने के बाद कांग्रेस ने चंद्रशेखर का हाथ दाब लिया। कांग्रेस ने क्या किया? जो चंद्रशेखर थे, कांग्रेस ने क्या किया? जो चंद्रशेखर जो हुआ करते थे, ये चंद्रशेखर जो हुआ करते थे, इनका हाथ पकड़ लिया और कांग्रेस के पास जितनी भी सीटें थी वो चंद्रशेखर की पार्टी को दे दी। कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर बने। ये वो समय है जिसमें बहुत जल्दी प्राइम मिनिस्टर बदल रहे थे। ये पहले बीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे और बीपी सिंह के तुरंत बाद प्राइम मिनिस्टर जो बने वो कौन बने? चंद्रशेखर। लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं रहे। चंद्रशेखर भी जानते थे कि कांग्रेस इतना समय तक साथ नहीं देगी और वैसे भी इलेक्शन होना ही था। और कुल मिलाकर यही हुआ कि कुछ समय बाद इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो गया और चंद्रशेखर को भी रिजाइन देना पड़ा। चंद्रशेखर का नाम बेशक एक फॉर्मर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के रूप में जुड़ा, लेकिन कुछ समय के लिए हुआ। ये बात तुम्हें याद रखने की। तो इस एक साल के कार्यकाल में हमने तीन प्रधानमंत्री देखे। राजीव गांधी को देखा, बीपी सिंह को देखा, चंद्रशेखर को देखा। बीपी सिंह की सबसे बड़ी राजनीतिक बात कोई है तो बीपी सिंह राजा भी हुआ करते थे। इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने इस आयोग की सिफारिशों को लागू किया, जिसके कारण उन्हें अपना पोस्ट तक क्या करना पड़ गया था? त्यागना पड़ा था। जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आप अफसोस नहीं करते, तो उन्होंने कहा था मुझे कोई अफसोस नहीं है, ऐसे लोगों के लिए बीपी मंडल आयोग की सिफारिशें का लागू करना जरूरी था। आज के एपिसोड में हमने बीपी सिंह
और थोड़ी बहुत चंद्रशेखर और देवीलाल के बारे में जानकारी प्राप्त की। ये 20-20, 25-25 मिनट की वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ही सहायता प्रदान करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत से बच्चों को पढ़ाया और आज भी पढ़ा रहा हूं, वो बच्चे इनमें ही उलझे रह जाते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर को ही समझ नहीं पाते, जो कि भारत में कितना कितना बहुत ही जबरदस्त पोस्ट है प्राइम मिनिस्टर की। मुझे आशा है इन वीडियोस को आप देखेंगे तो आपको इन सब में समस्याएं जो हो रही हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। कल यानी सोमवार को हमारी एक और नई वीडियो के साथ मैं तुम्हारे सामने उपस्थित होऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें। तब तक के लिए सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद।